नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले सबसे बड़ी और सबसे खास चर्चा करेंगे, और वो चर्चा है कि आखिरकार संसद में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर चर्चा चल रही है। लोकसभा में इस समय भी चर्चा चल रही है। हालांकि विपक्ष ने पहले दूसरी बार इसमें सहमति तोड़ी और हंगामा किया। जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की बात आई तो विपक्ष कहने लगा एक बार फिर से एसआईआर। लेकिन आखिरकार 2 बजे के बाद आखिरकार ये चर्चा चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब अपनी चर्चा में शुरुआत कर चुके हैं और अब विपक्ष की तरफ से गौरव गोगोई बोल रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर पर जो संसद में चर्चा, उस पर बात करेंगे कि कैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमाम बड़ी बातें कही है। और इसके बाद आज कोशिश करेंगे चर्चा करने की कि ममता बनर्जी आज से बांग्ला के नाम पर भाषा आंदोलन कर रही हैं। तो बीजेपी ने कहा क्या पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रही है ममता, घुसपैठियों की इस तरह से तरफदारी करके। और यह भी कि ममता को ये बांग्ला अभी याद आती है, लेकिन जब इमामों से मिलती हैं तो उर्दू से कोई परहेज नहीं है ममता को। तो ये तमाम सवाल हैं। और इसके बाद बात करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, कभी कर्नाटक के सीएम पद के दावेदार हुआ करते थे, और अभी जब सिद्धारमैया वर्सेस शिव कुमार चल रहा है तो उसमें उनका भी दर्द छलक गया। बोला 5 साल पूरी मेहनत की, लेकिन उस समय सीएम कोई और बन गए। तो इस पर भी अगर समय बचा तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया में बढ़ा भारत का मान। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा की शुरुआत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सैन्य कार्रवाई में 100 से अधिक आतंकवादी, हैंडलर और सहयोगी ढेर। पी चिदम्बरम के विवादित बयान पर भड़की बीजेपी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा पाकिस्तान की भाषा ना बोले कांग्रेस। पाकिस्तान को क्लीन चिट देने पर उठाए सवाल। ऑपरेशन महादेव के तहत सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। श्रीनगर के लिडवास में 3 आतंकवादी ढेर। मुठभेड़ अभी भी जारी, इलाके की कड़ी घेराबंदी। कर्नाटक का मुख्यमंत्री नहीं बन पाने को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का छलका दर्द। कहा मैंने 5 साल अथक परिश्रम किया था, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री कोई और बन गया था। और ममता बनर्जी का आज से भाषा आंदोलन। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की धरपकड़ के खिलाफ ममता बनर्जी ने बनाया चुनावी मुद्दा। तो बीजेपी ने कहा पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाने की साजिश कर रही है ममता। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर, और उसी पर आज हम खास चर्चा भी करने वाले हैं कि इस समय भी लोकसभा के अंदर ऑपरेशन सिंदूर पर जो कामयाबी है उस पर संसद में चर्चा चल रही है, पहलगाम हमले पर, ऑपरेशन सिंदूर पर। तो उसी पर आज हम खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। लेकिन पहले कुछ बड़ी बातें देख लेते हैं। सदन के बाहर महीनों से आरोप प्रत्यारोप के बाद आखिरकार आज लोकसभा में पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की महाबहस हो रही है। अभी चल रही है ये बहस। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में इस चर्चा की शुरुआत कर चुके हैं। लेकिन पहले बहुत कुछ हुआ। पहले क्या हुआ कि विपक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ा मुद्दा मतदाता पुनरीक्षण को बना लिया, एसआईआर को एक बार फिर से। तो हंगामा किया, और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित हुई। और आखिरकार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सैन्य शक्ति को नमन करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा की शुरुआत 2 बजे कर पाए। 2 बजे से पहले वहां पर विपक्ष ने हंगामा किया, लेकिन 2 बजे चर्चा की शुरुआत हुई। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि सेना ने 6 और 7 मई की रात ऐतिहासिक ऑपरेशन करके एक इतिहास बना दिया। आतंक से पीड़ितों को न्याय दिलाने की सैन्य शक्ति का अविस्मरणीय पहल ये पूरा ऑपरेशन था। इसे युद्ध छेड़ने की इसमें कोई पहल नहीं थी। आतंकी हमले में लोगों को धर्म पूछकर मारा गया था, तो सेना ने आतंकियों से हमारी माताओं और बहनों के सिंदूर का बदला ले लिया। यह सिंदूर की लाली शौर्य की कहानी है। इस कार्रवाई में 100 से भी अधिक आतंकवादी और हैंडलर मारे गए।
और मृतकों की संख्या इससे कहीं अधिक भी हो सकती है। और रक्षा मंत्री ने किसी भी दूसरे देश की दखल को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने तो पूरी तरह से सरेंडर करते हुए इस ऑपरेशन को रोकने की अपील की थी। अगर पाकिस्तान दोबारा हिमाकत करता है तो इसी तरह का जवाब फिर से उसे दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, इसे सिर्फ होल्ड किया गया है। यह एक सफल ऑपरेशन है, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कितने हवाई जहाज गिरे। हमारी सैन्य शक्ति की कामयाबी की तारीफ के बजाय विपक्ष उसके शौर्य पर सवाल कर रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्ष के लोग यह पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। यह प्रश्न जन भावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं करता। उन्होंने हमसे कभी यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। उनको प्रश्न ही पूछना है तो यह प्रश्न पूछें कि क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, तो इसका उत्तर है हां। राजनाथ सिंह ने कहा कि लक्ष्य जब बड़े हों तो छोटे मुद्दों पर ध्यान नहीं जाना चाहिए। तो जबरदस्त शुरुआत की है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। कुछ बातें हम आपको सुनवाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान कहा कि भारत की शांति सबसे पहले प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को पाकिस्तान एक छद्म युद्ध बना रहा है। 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड्स पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मानी और हॉस्टिलिटी रोकने की उन्होंने पेशकश की। यह पेशकश इस कैविएट के साथ स्वीकार की गई हम लोगों के द्वारा कि यह ऑपरेशन केवल पाज किया गया है, स्थगित किया गया है। यह ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय। अगर पाकिस्तान की ओर से भविष्य में कोई भी मिस एडवेंचर हुआ तो यह ऑपरेशन, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, दोबारा प्रारंभ हो। अध्यक्ष महोदय, भारतीय वायुसेना के जबरदस्त हमलों, नियंत्रण रेखा पर थल सेना की मजबूत जवाबी कार्रवाई और नौसेना के हमलों के डर ने पाकिस्तान को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, और पाकिस्तान की हार उनकी एक सामान्य विफलता नहीं थी, बल्कि यह उसके सैन्य बल और मनोबल या दोनों की एक हार थी। 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया और सैन्य कार्रवाइयों को रोकने की अपील की। मैं सदन में यह बात फिर से दोहराना चाहूंगा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया और सैन्य कार्रवाइयों को रोकने की अपील की। 12 मई को दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच औपचारिक संवाद हुआ और दोनों पक्षों ने सैन्य कार्रवाइयों पर विराम लगाने का निर्णय लिया। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे। उन्होंने चर्चा की शुरुआत की और इस कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने कहा है कि एनआईए के पास इस बात के कोई सबूत नहीं है कि आतंकवादी पाकिस्तान से ही आए थे। They are unwilling to disclose what the NIA has done all these weeks. Have they identified the terrorists, where they came from? I mean, for all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? There's no evidence of that. तो इस बयान पर बवाल हुआ और भाजपा के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर पाकिस्तान का साथ देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान का साथ देने का कोई भी मौका छोड़ती नहीं है। एक वीडियो सामने आता है, एक इंटरव्यू सामने आता है जहां राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस पाकिस्तान की पैरवी करती नजर आती है। एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान के पक्ष और उनकी दलीलें देते नजर आते हैं और स्पष्ट तौर पर दिखता है कि कोई मौका कांग्रेस नहीं चूकती कि पाकिस्तान के साथ कांग्रेस का हाथ कैसे दिखे। इसी पर आज खास चर्चा करेंगे कि जो कुछ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद में चर्चा चल रही है, आखिरकार चर्चा चल रही है। आखिरकार हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 2 बार सहमति को विपक्ष ने तोड़ा। क्या है इस समय की स्थिति? राजेश राज हमारे संवाददाता वहीं से सीधे हमारे साथ संसद भवन से जुड़ चुके हैं और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी स्टूडियो में हैं। आरपी सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत।
आपका इस चर्चा में नमस्कार। तो आगे चलकर हम कोशिश करेंगे कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े। फिलहाल चर्चा की शुरुआत मैं करता हूं राजेश से। राजेश, दूसरी बार विपक्ष ने सहमति का उल्लंघन किया, क्योंकि जब इस सत्र की शुरुआत हो रही थी तो सर्वदलीय बैठक में सब कुछ सहमति बन गई थी कि हां, ऑपरेशन सिंदूर पर करेंगे चर्चा, पहलगाम हमले पर करेंगे चर्चा। सारी सहमति होने के बावजूद लगभग एक हफ्ता खराब किया, और उसके बाद जब सहमति बन गई पिछले हफ्ते के आखिर में कि सोमवार से सब कुछ अच्छा चलेगा, फिर भी 2 बजे तक का टाइम तो खराब कर ही दिया। तो दूसरी बार विपक्ष ने सहमति तोड़ा, लेकिन आखिरकार चर्चा की शुरुआत हुई और राजनाथ सिंह ने जबरदस्त बात रखी। राजेश, कैसा था माहौल? देखिए लालचंद्र, बिल्कुल आपने सही कहा कि विपक्ष हमेशा वादा खिलाफी करता रहा है। हमेशा जब सरकार के द्वारा ऑल पार्टी बैठक बुलाई जाती है, विपक्ष के तमाम जो उसमें फ्लोर लीडर्स होते हैं वो रजामंदी की मुहर लगाते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक रहेगा और हम रचनात्मक सहयोग करेंगे। सरकार के द्वारा भी इसकी घोषणा की जाती है कि विपक्ष के साथ मिलकर हम सदन को चलाने की कोशिश करेंगे। बीएसी की जब बैठक होती है राज्यसभा या लोकसभा की, तो बीएसी की बैठकों में भी विपक्ष के द्वारा यही सुर आलापा जाता है कि हम चर्चा करेंगे। और ऐसा ही शुक्रवार को देखने को मिला, जब शुक्रवार को बीएसी में सब कुछ ये तय हो गया। लोकसभा स्पीकर के कमरे में जो बैठक बुलाई गई फ्लोर लीडर्स की, उसमें तय हो गया। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने आकर मीडिया से बातचीत भी करी और उन्होंने बताया भी कि सोमवार से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। लेकिन फिर आज विपक्ष का रवैया जो है वो हठधर्मी भरा रहा, और वो विपक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा था कि एसआईआर के मुद्दे पर जो बिहार में मतदाता सूची में जो पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, इस पर भी चर्चा सुनिश्चित की जाए। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में आकर बताने का काम किया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर पर आप चर्चा कराएं, बीएससी की बैठक में हम एसआईआर का मुद्दा भी रखेंगे, या आपके अन्य जो मुद्दे हैं उसको भी हम कहीं ना कहीं कंस्टिट्यूट कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन विपक्ष ने उनकी एक बात नहीं मानी, लगातार हंगामा होता रहा, और फाइनली आपने जो कहा आखिरकार चर्चा जो है 2 बजे शुरू हुई, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी जोरदार तकरीर से, अपने जोरदार स्पीच से कहीं ना कहीं विपक्ष के तमाम मंसूबों को वॉश आउट करने का काम किया। और उन्होंने बताया कि हमारे सेना का जो शौर्य है, जो पराक्रम है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के नापाक इरादों पर भारी पड़ता है, और ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ होल्ड हुआ है, यह जारी रहेगा, और हम किसी भी आपराधिक घटनाएं, जो आतंकी घटनाएं हैं, उस पर नकेल कसेंगे, उसको नकेल कसने के बाद ही दम लेंगे। राजनाथ सिंह की लंबी तकरीर के बाद कांग्रेस के जो उपनेता हैं संसदीय दल के गौरव गोगोई का स्पीच जो है वो राजनाथ सिंह के बाद हुआ। गौरव गोगोई ने सरकार को घेरने की कोशिश की कई मुद्दों पर, लेकिन राजनाथ सिंह का जो स्पीच है, मुझे लगता है कि विपक्ष को काउंटर करते करते काफी वक्त बीत जाएगा, क्योंकि उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से तमाम विपक्ष के आरोपों को जहां निराधार बताने की कोशिश की, वहीं अपने सेना के शौर्य और पराक्रम का उन्होंने पूरा गुणगान और बखान भी किया। बने रहिएगा हमारे साथ राजेश, क्योंकि आज हम इसी पर खास चर्चा कर रहे हैं, और हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत संदीप जी, नमस्ते। मैं आ रहा हूं आप सभी के पास, लेकिन पहले जरा विनोद जी, अभी राजेश जानकारी दे ही रहे थे कि गौरव गोगोई बोल रहे हैं लोकसभा में, क्योंकि चर्चा इस बात की थी, चर्चा भी थी, अवसर भी था राहुल गांधी जी के, कि राहुल गांधी जी बोल सकते थे। लेकिन ऐसे तो देखिए कांग्रेस का अपना मसला है, कौन बोले, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक अच्छा अवसर था, राहुल गांधी जी बोल सकते थे, लेकिन गौरव गोगोई को चुना गया बोलने के लिए। विनोद जी, लाल जी, ये आज का भारत है, ये आज का भारत, नया भारत डोजियर नहीं भेजता है, डोज देता है। और आज जब डिफेंस मिनिस्टर को देश ने सुना, तो कम से कम ये कॉन्फिडेंस तो बना ही होगा कि ये आज का भारत कुछ अलग है। और आज का भारत की बात करते हुए जब राजनाथ सिंह ने कहा, और इस बात को समझने की जरूरत है कि शांति जो है वो शक्ति से मिलती है, और भारत ने अपना अब तक का जितना भी इसका पाकिस्तान को समझाने, बुझाने, रिझाने का जो लंबा इतिहास 75 साल का रहा है, उसके बरक्स इस सरकार ने शक्ति से शांति स्थापित करने की पहल की है, जो ऑपरेशन सिंदूर है। और ऑपरेशन सिंदूर में कम से कम राहुल गांधी के अब तक के पिछले 2 महीने से लगातार जितने भी आरोप प्रत्यारोप की बात होती रही है, सिलसिलेवार डिफेंस मिनिस्टर ने, राजनाथ सिंह ने एक जवाब दिया है जी।
और एक एक जवाब देके उनके विपक्ष के पूरे सवालों की हैसियत भी बताई है कि आपको एक ढंग का सवाल भी नहीं पूछने आता। आप एक सवाल पूछ रहे हैं देश से सैन्य शक्ति को लेके, वहां ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम को लेके, और आप पूछ रहे हैं लगातार कि ये कितने विमान हमारे गिरे। आप ये हमारे सैन्य शक्ति से सवाल नहीं कर रहे हैं या डिफेंस मिनिस्टर या देश की सरकार से नहीं पूछ रहे हैं कि हमने कितने वहां विमान गिराए हैं, हमने कितने उसके एयरबेस तबाह किए हैं। कई बार आपने देखा एनएसए से लेके हर तरह के लोगों ने, एक बार डीजीएमओ से लेके डिफेंस मिनिस्ट्री के लेके हर ने एक तरह से कहा कि भारत की कोई क्षति नहीं है, कोई भारत का एयरबेस कभी भी कहीं डैमेज नहीं है किसी के पास ये सबूत तो कोई फोटो दिखाए। और भारत ने ये दिखाया है, पूरी दुनिया को दिखाया है। तो ये पूरे 3 महीने से आप जब ये देख रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा होनी चाहिए, इन सारी बातों को लेके आनी चाहिए कि हमारा कितना नुकसान हुआ, उनका कितना ये हुआ, अगर इन सब चीज़ों का आज अगर डिफेंस मिनिस्टर जवाब देने के लिए तैयार थे, यह बात विपक्ष को पता था कि चर्चा तो वो शुरू करा रहे हैं, उनके पास मुद्दा नहीं है, इसलिए वो एसआईआर पे भाग रहे थे। नहीं तो आपकी चर्चा थी, आपने पहल की थी, आप इसके लिए स्पेशल सेशन चाहते थे, और जब आज चर्चा शुरू हुई तो आप मुद्दे से भाग के बिहार के मतदाता पुनरीक्षण की मांग करने लगे थे। ये सीरियसनेस दिखाता है, और राहुल गांधी का सीरियसनेस एक बार फिर से एक्सपोज हुआ है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो चीज़ें जिन दुविधाओं का आप जिक्र कर रहे थे विनोद जी, कहीं उसी वजह से तो ऐसा नहीं हो कि गौरव गोगोई को भेजा गया, राहुल जी नहीं आए। लेकिन ये तो इसका जवाब तो खैर संदीप जी को देना है, संदीप जी से जवाब लूंगा और आरपी सिंह जी के पास भी आऊंगा। लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं, फिर सीधे आप दोनों का रुख करेंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। सर पेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। स्वागत है। ब्रेक के बाद हमारे सारे मेहमान जुड़े हुए, मैं सीधे संदीप जी का रुख करता हूं। संदीप जी, मैं वही सवाल आपके पास लेकर जाता हूं। आखिरकार देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जब भी सवाल पूछने की बारी आई, जब भी शुरू से लेकर राहुल गांधी जी कैमरे पर आए, जहां से भी सवाल पूछने का हुआ पूछा। बहुत अच्छा मौका था, राहुल गांधी जी खुद बोलते। ये मतलब ऐसे बाइंडिंग नहीं है, ये आप कांग्रेस पार्टी का अपना मसला है किसको बोलने के लिए कहे, ये मैं खुद बोल रहा हूं आपको। लेकिन फिर भी लोग तो ये उम्मीद करते हैं कि जब आप इतने दिनों से बोल रहे थे, इतने सवाल पूछ रहे थे, तो अच्छा अवसर था, बोलना चाहिए था राहुल जी को। बिल्कुल सही कह रहे हैं लाल जी। अवसर तो मोदी जी के लिए भी था। अब 74 साल का बूढ़ा सैनिक बन सकता है, लेकिन जब सदन में जवाब देना हो तो दूसरे बूढ़े को, राजनाथ जी को आगे कर दीजिएगा। यह गुजराती भाइयों की होशियारी है। और इस मुद्दे को कैसे डाइवर्ट किया गया। ऑपरेशन सिंदूर पे तो कांग्रेस ने कभी चर्चा की मांग ही नहीं की थी। कांग्रेस ने तो चर्चा की मांग पहलगाम मुद्दे पे की थी, लेकिन कैसे उसको डाइवर्ट कर दिया जाए, गृहमंत्री जी को जवाब न देना पड़े, गृहमंत्री पर आक्षेप न लगे, कैसे बचा जाता है। होशियारी देखिए सर, पहलगाम से ऑपरेशन सिंदूर पर शिफ्ट कर दिया क्योंकि राजनाथ जी को जवाब देना पड़े। और अगर कोई देश में एक परसेप्शन बने कि किस तरीके से फेल हुए, तो राजनाथ फेल हो। ये जो है गुजराती पंडा दोनों पंडे हैं, बच जाए, आराम से बच जाए। बड़ी होशियारी है सर। और सर मुद्दे की बात, सर गौरव गोगोई जी ने जो सवाल पूछा है, अब तक मैं पूरी इस 16 घंटा की चर्चा की बात कर रहा हूं। अगर कहीं पर जवाब निकल आ जाएगा, राजनीति छोड़ दूंगा सर। ये भाग के जाएंगे कांग्रेस के पास, नेहरू जी के पास, फिर इंदिरा जी के पास, फिर जो है राजीव गांधी जी के पास, लेकिन सर ये मुद्दे का जवाब नहीं देंगे सर। ये जो भाषण आप दिया गया, कोई पहला भाषण था क्या सर? ये उरी के बाद भी हमने सुन रखा है सर, इसको हमने पुलवामा के बाद भी सुना है, इसको हमने पठानकोट के बाद भी सुना है। इसमें नया क्या था सर? ये पहले भी घुस के मारे थे, आज भी घुस कर मारे हैं, और आज कह रहे हैं कि जो है विराम नहीं है, पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम नहीं है। मतलब अभी और घुस कर मारेंगे सर, ये बता रहे हैं कि अभी घुस के मारेंगे और फिर हम ऑपरेशन सिंदूर चलाएंगे। तो भैया फायदा क्या है? अरे नाबूद करो। क्या करना चाहिए? पहले की तरह सिर्फ डोजियर देना चाहिए? बिल्कुल युद्ध करना चाहिए। कह रहे पहले की तरह सिर्फ डोजियर देना चाहिए, जैसे 2008 के हमले के बाद सिर्फ डोजियर दे दिया था।
लाल जी, युद्ध करना चाहिए जैसे इंदिरा जी ने किया था। अच्छा। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देने चाहिए जैसे इंदिरा जी ने किया था। ये कह रहे कि हम युद्ध चाहते ही नहीं थे। भैया क्यों नहीं? उसने तो एक्ट ऑफ वॉर घोषित कर दिया पाकिस्तान ने। उसने तो स्पष्ट एक्ट ऑफ वॉर अपने संसद में बोल दिया। और आप क्यों डरते हो भाई? इतने डरपोक हो? या मोदी जी की उस बिरयानी की कीमत आज भी देश आप कह रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध कर देना चाहिए, और उसी दौरान सीएम सिद्धारमैया का क्या बयान आ रहा था कि पाकिस्तान का इसमें कोई नहीं। चिदम्बरम जी ने अभी क्या बयान दिया है जिस पर भाजपा हमला कर रही है, बताइए। सर, सिद्धरमैया जी से चलेगा या चिदम्बरम जी से चलेगा? सरकार आज जो है हमारे फंस जाते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, ये कैसे हाथ झाड़ लेते हैं। क्यों नहीं 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 सर, अगर आप सिद्धरमैया जी की बात करेंगे, उन्होंने यही कहा था कि युद्ध नहीं करना चाहिए। तो फिर क्यों आपने ये किया? कहाँ युद्ध किया? वही तो वो कह रहे कि युद्ध नहीं करना था, आतंकवादियों को सजा देनी थी, दे दी। सर, हमारी अगर इतनी बात मानते हैं तो ये बता दें कि पहलगाम का दोषी कौन था, वो कैसे आए आतंकी? ठीक है, आरपी सिंह जी तैयार बैठे हैं। आरपी सिंह जी तैयार बैठे, आरपी सिंह जी तैयार बैठे हैं। आरपी सिंह जी जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहूंगा। श्रद्धेय खड़गे जी की उम्र का आपने जिक्र नहीं किया, और 74 साल के लिए कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, ये अच्छी बात नहीं है। सुसभ्य शब्दों का इस्तेमाल कीजिए संदीप जी। आरपी सिंह जी सर बताइए, जवाब दीजिए। नहीं सर, अब वो 74 साल का बूढ़ा सैनिक बनेगा तो बताइए। तो अब तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए क्या कहिएगा, मुझे समझ में नहीं आता, शब्द ढूंढना पड़ेगा। खैर नहीं सर, वो सैनिक की फोटो लगाकर वोट नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, आरपी सिंह जी जवाब मांगेंगे तो उनपे भी सवाल। आरपी सिंह सर जवाब। खड़गे साहब ये तो जरूर कह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनना था, मेरे मुंह से निवाला छीन कर ले गए। कितनी इज्जत करते हैं ये अपने बुजुर्गों को देखता है, और वो इतनी उम्र में भी कहते हैं कि मैं हाई कमान से बात करके बताऊंगा। मतलब मैं टोका नहीं एक बार भी। नहीं, आरपी सिंह जी ने पूरा सुना आपको, ये बात सही है। आपने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, फिर भी आरपी सिंह जी ने एकदम शांति से सुना है। इसके गवाह हम सभी हैं, हम सभी हैं। आप जवाब दीजिएगा, आपके पास आऊंगा ना, आऊंगा, स्पेशल आऊंगा। सर धैर्य रखिए, हाँ दीजिएगा पूरा जवाब। पहले अभी आरपी सर के बारे में बोलिए सर। तो वो 80 साल से ऊपर की उम्र के खड़गे साहब वो कहते हैं कि मेरे ऊपर के ऊपर, वो पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, परंतु उनके ऊपर भी एक हाई कमान है, क्योंकि वो खड़गे साहब वही हैं जो कि एजीएल जो कंपनी है इनकी, उसमें एम्प्लॉय है, वो एकमात्र एम्प्लॉय है जो कि उस कंपनी में है, जिसमें जिनके मालिक सोनिया गांधी और राहुल गांधी है। जिससे उनको कहना पड़ता है कि मुझे अपने हाईकमान से बात करके पूछ के बताना पड़ेगा। तो ये स्थिति है इनकी। परंतु जो मूल बात पे जाए, मूल बात ये है कि चिदम्बरम साहब क्या कह रहे हैं कि वो होम ग्रोन टेररिस्ट थे, वो पाकिस्तान से आए ही नहीं। वो पाकिस्तान ये जो बार बार पाकिस्तान को जो क्लीन चिट देते हैं, ये नहीं समझ लगती पाकिस्तान को क्लीन चिट क्यों देते हैं, और पाकिस्तान को मौका क्यों देते हैं कि पाकिस्तान इनका गाना जाकर यूएन में गाए। ये आपको क्या लग रहा है जो चिदम्बरम साहब ने बोला है वो यहीं तक रुकने वाला है? ये पाकिस्तान जैसे जब 370-35 से हटाया गया था तो राहुल गांधी ने कहा था कश्मीर में कत्लो गैरत हो गया, खून की नदियां बह रही हैं। किसके आधार पर? कोई एक बीबीसी की रिपोर्ट पर एक कचरा बूंद नहीं बहा, परंतु एग्जैक्टली वही भाषा इमरान खान ने जाकर कोट करी कि हिंदुस्तान के नेता हैं राहुल गांधी, वह कह रहे हैं कि कश्मीर में कत्लो गैरत हो गई, खून की नदियां बह गई जी। तो ये तो इनका तो एजेंडा है, ये तो पाकिस्तान के हमदर्द है, और इसलिए ये पूछेंगे कि आपके कितने जहाज गिरे, परंतु ये नहीं पूछेंगे कि पाकिस्तान के कितने जहाज गिरे, ये नहीं पूछेंगे कि पाकिस्तान के कितने जो आतंकी अड्डे वो ध्वस्त किए, ये नहीं बताएंगे कि भारत की सेना ने कितने उनके सैन्य अड्डे ध्वस्त किए, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे बिल्कुल भी ये, क्योंकि इनको तो पाकिस्तान का एजेंडा राग अलापना है। और ये बार बार एक ही कहानी गाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इतनी बार कह दिया, क्योंकि इनको भारत के एमईए की आवाज नहीं सुनाई देती, क्योंकि इनके कान में चाइना वाली कान की सुनने की मशीन लगी हुई है। यहाँ पर कुछ सुनने में दिक्कत हो तो वही सुनाई देता है जो चाइना इनको बोलता है सुनने के लिए। प्रधानमंत्री जी की जो बातचीत डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ हुई, वो एमईए ने के सेक्रेटरी ने पूरी की पूरा व्याख्यान कर दिया, तो उसके बाद भी इनको यकीन नहीं आएगा। वो कह रहे हैं कि आप कुछ नया तो बता ही नहीं रहे, कह रहे हैं आप कुछ नया तो बता ही नहीं रहे, जो पहले बताए बस वही बता रहे हैं। अरे यही तो है, पर यही तो सारी बात है। आज जो चिदम्बरम साहब ने किया या इनके बाकी नेताओं ने जो किया, प्रमोद तिवारी ने,
वो देश की सेना की पीठ पे छुरा घोंपा है इन्होंने, और ये निरंतर यही करते हैं कि सेना का मनोबल तोड़ते हैं बार बार। ठीक है विनोद जी, त्रिपाठी जी, मैं आ रहा हूँ, संदीप जी आ रहा हूँ, जरा विनोद जी को सुन लीजिए फिर आप ही के पास। हाँ त्रिपाठी जी, मैं आपका ही बहुत सारा है, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे सब उठाए हैं, और बहुत महत्वपूर्ण शब्द उठाते उठाते जो बात आप लोग को आरपी सिंह साहब बता रहे थे वो जवाब आपको मिल गया होगा। मैं दूसरी बात करूंगा, ये तो आप दोनों पार्टी का मामला है। बिल्कुल। सवाल ये है कि ये दिक्कत कांग्रेस पार्टी में क्यों है कि वो पहला और अंतिम सिर्फ कांग्रेस के ही लीडर को मानते हैं। उनको लगता है कि इंदिरा गांधी के अलावा इस देश में कोई नायक हुआ ही नहीं है। आपको दिक्कत इस बात से है, और आप उसको दिखाना चाहते हैं कि वो टॉल फिगर जो है उसके सामने में दूसरा कैसे इस बात को ये साबित करेगा कि हमने पूरे दुनिया में एक सबसे बड़े भारत की सैन्य शक्ति का परिचय दिया है। आप नहीं स्वीकार करेंगे, लेकिन सदन में जो बात कही जाती है, संसद में जो बात कही जाती है, वो रिकॉर्ड में होती है। वो संसद से बाहर की हुई बातें आप मान सकते हैं कि उस बातें में कई चीजें होगी, ठीक है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड जब भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने आपको कहा है, देश की जनता को कहा है, तो आपकी पार्टी को चाहिए कि उसका वेरीफाई कर ले। बिल्कुल। और संसद में डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ प्रिविलेज ले आए। बिल्कुल। अगर कुछ गलत कहा गया है तो, अगर उसमें कोई गलत है तो क्या बचकानी बात करते हैं आप लोग कि सदन में उनकी बात ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कही है। ये बात कि पाकिस्तान के कैब में स्थित कैसे 7 आतंकी ठिकाने को पहले दिन ऑपरेशन सिंदूर में ध्वस्त किया गया, पाकिस्तान के पीओके के कब्जे वाली पीओके में कैसे वहां आतंकवादियों के शिविरों को ध्वस्त किया गया, और उसके बाद जो रिटेलिएशन में पाकिस्तान के कैसे 6 एयरबेस को ध्वस्त किया गया, ऑन रिकॉर्ड कर रहे डिफेंस मिनिस्टर। आपको चाहिए, आपके नेता को चाहिए, पाकिस्तान अपने डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई एयरबेस का नहीं हुआ। आपके लोगों नेताओं को चाहिए कि उसकी पड़ताल करके बताएं। सिर्फ भाषणबाजी करके और सिर्फ आरोप करके संसद की गरिमा नहीं होती है। ठीक है, आज रक्षा मंत्री कह रहे हैं, कल प्रधानमंत्री ने भी एक बड़ा बयान दिया था, उसको भी सुन लीजिए, उसको सुन लीजिए और उसके बाद फिर जवाब दीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि दुनिया ने देखा कि भारत की संप्रभुता किस तरह से भारत संरक्षित करता है, और जब हमला होता है तो भारत कैसे जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा है कि कोई अगर भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर हमला करता है तो भारत उसे कैसे जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि भारत के दुश्मनों के लिए, आतंकवादियों के लिए अब कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं है। और आज जब मैं हेलीपैड से यहां आ रहा था, 3-4 किलोमीटर का रास्ता काटते हुए, और अचानक मैंने देखा एक बड़ा रोड शो बन गया और हर एक के मुंह से ऑपरेशन सिंदूर का जय जयकार हो रहा था। ये पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर ने एक नई चेतना जगाई है, नया आत्मविश्वास पैदा किया है, और दुनिया को भी भारत की शक्ति को स्वीकार करना पड़ रहा है। तो प्रधानमंत्री ने यह बात कही और इस पर हम चर्चा करेंगे। संदीप जी अपना जवाब देंगे, साथ में राजेश राज भी जुड़े हुए हैं और आरपी सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, विनोद जी भी जुड़े हुए हैं। करेंगे इस पर चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म
कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। स्वागत है। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पर, जो संसद में आखिरकार चर्चा हो रही है उसी पर हम ये खास चर्चा कर रहे हैं। हमारे सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सीधे इस समय मैं पहले संदीप जी के पास जाऊंगा। संदीप जी, तमाम बातें उठी। विनोद जी ने एक बड़ी बात कही, कहा कि अगर रक्षा मंत्री कोई बयान दे रहे हैं, सदन के अंदर दे रहे हैं भाई, तो पूरा नियम प्रावधान है, आप विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे सकते हैं अगर आपको कुछ गलत लगता है तो। बताइए सर। पहली चीज तो जब हमने बताया कि उसमें भाषण में कुछ नया है ही नहीं है सर, वो तो मैंने पूछा। विशेषाधिकार जैसी बात क्या सर? अब उसमें कुछ नया जब आप लेके आइएगा, तब जो आप जो हाइपोथेटिकल बातें जो टीवी और उसके माध्यम से फैला रहे थे, उस पे तो कुछ कहा नहीं राजनाथ जी ने। जो बातें आई हैं वो सब पहले ही आ चुकी है। अब सर, मुझे भी लगता है कि पूरा एक घंटा आप नहीं सुने। मैटर को संदीप जी बहुत हल्के तरीके से ले रहे हैं। आपने राजनाथ जी का भाषण नहीं सुना है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सर बिल्कुल सुना। हल्का मत लीजिए प्लीज। चैनल पर बैठने तक सर गोगोई तो फिर आप इस तरह के, हम गोगोई जी को भी सुन रहे हैं, बिल्कुल हम लोग उनकी बातों को भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं उनकी बात। वही कह रहे हैं सर, वहाँ बिल्कुल सुने। हम पूरी अगर आप कहेंगे तो बिंदुवार में जो मैंने लिखा है वो भी अगर मैं बता सकता हूँ आपको कि उन्होंने क्या क्या बोला है। मुद्दे की सर बात ये है सर ना कि पहले आप घटना जहां से स्टार्ट हुई उसी मैंने कहा ना कि पहलगाम का ये पा नहीं बोलेंगे पूरी डिबेट में। अभी सर आप जी ने पहलगाम तब झांका भी नहीं सर। 20 लोग मरे, कैसे मरे, आतंकियों के सर फर्जी स्केच तक जारी किए हैं सर इन लोगों ने, और खुद ही इन्होंने कहा कि नहीं उसके गलती से जारी हो गया है। फिर भी हम सवाल न पूछे पहलगाम पे। तो उसके बाद आप कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर की बात ही नहीं ने चर्चा की। विपक्ष के किसी एक नेता का बयान सर, आप बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, मैं आपको देखते हुए बड़ा हुआ हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ सर। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि विपक्ष के किसी एक नेता ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की अगर मांग की हो तो आप बताइए। हम तो पहलगाम पे चर्चा की मांग कर रहे थे ना। आप पहलगाम पे, राजनाथ जी ने पहलगाम का पा बोला हो पूरी भाषण में, बताइए आप बोलिए ना। और फिर चर्चा नाम लिया हो तो बताइए। जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने जो ये तय किया, उसमें आपके भी तो आदमी थे जब सहमति बनी कि चर्चा किस पर कर रहे हैं। और दूसरी बात ये संदीप जी कि क्या पहलगाम पर बोलने से किसी ने रोका है? गौरव गोगोई जी बोले, राहुल गांधी जी बोलते और अच्छा होता। सरकार ने नहीं बोला। अब आते हैं सर राहुल गांधी पे, मोदी जी, हमने कहा मोदी जी बोलते, राहुल जी बोलते, बिल्कुल, लेकिन मुद्दे की बात ये नहीं सर। मुद्दे की बात ये है, फिर आप गलत बोल रहे हैं। पहलगाम पे कैसे नहीं बोला राजनाथ सिंह? मैं वही कह रहा हूँ। राजनाथ सिंह ने बकायदा 10 मिनट सिर्फ पहलगाम ही चर्चा की है। आप सुनिए त्रिपाठी जी, देखिए हमें ये सब बात में फेक नैरेटिव अच्छा नहीं लगता है, टू द पॉइंट बात कीजिए। राजनाथ सिंह ने यही कहा है कि ये जस्टिस जो है, ऑपरेशन सिंदूर जो है, ऑपरेशन सिंदूर का मकसद न्याय दिलाना था। और ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में जो वहाँ विक्टिम थे, उस परिवारों को एक न्याय दिलाने का, इंश्योर करने का ये ऑपरेशन सिंदूर था। अब क्या बात करते हैं सीधे पहलगाम की? ठीक है, मुझे एक अपडेट जरा राजेश राज से, एक अपडेट राजेश राज से ले लेता हूँ। राजेश राज 16 घंटे की चर्चा रखी गई है, मान के चलते हैं आज और कल लगभग पूरा दिन लोकसभा में होगी ही चर्चा। एक नाम आ रहा है बैजयंत पांडा का कि वो सत्ता पक्ष की तरफ से बोलेंगे। और कौन कौन से बड़े नाम बोलने वाले हैं आपको तो जानकारी मिल गई होगी, कौन कौन से बड़े नाम इसमें चर्चा में हिस्सा लेने वाले हैं? राहुल जी तो खैर नहीं ले रहे हैं। देखिए कांग्रेस जो लालचंद जो जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी भाषण देंगी और राहुल गांधी शायद नहीं बोलेंगे। गौरव गोगोई बोल रहे हैं या उनका भाषण खत्म भी हो गया हो। और जी अपडेट ये है कि गौरव गोगोई का भाषण खत्म हो चुका है। हाँ जी बोलिए जी। और प्रियंका गांधी का नाम जो है कांग्रेस की तरफ से सूचीबद्ध है। अब देखना होगा कि प्रियंका गांधी क्या कुछ जो है अपने वक्तव्य में बोलती हैं, ये देखना होगा। बहरहाल राजनाथ सिंह का जो एक बयान था, मैं एक शब्द में वो बताना चाह रहा था कि प्रीत और बैर दोनों साथ साथ नहीं चल सकते हैं, या प्रीत और बैर बराबरी वालों के साथ होनी चाहिए। हमारी देश की सेना शेर है। और उन्होंने कहा कि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए और अन्याय के खिलाफ
सुदर्शन चक्र लेकर चलना चाहिए। हमने मुंबई हमला देखा है, हमने संसद पर हमला देखा है, अब और किसी तरह के जो हमले हैं हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब देखना होगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के एक एक लीडर्स को बोलने का अवसर संसद के भीतर मिलेगा और वो सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेंगे, वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष का पलटवार करेगा। ठीक है, ठीक है। आरपी सिंह जी, इनका आरोप है कि पहलगाम पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए सर, सरकार कैसे गुमराह करती है। लाल जी अगर अनुमति हो तो हाँ, बोलिए ना, बोलिए, 10 सेकंड बोल लीजिए, फिर आरपी सिंह जी बोलिए। बस सरकार कैसे गुमराह करती है। कह रहे हैं कि सदन में हम ही हंगामा कर रहे हैं। हंगामा क्यों कर रहे थे सर? आप प्रश्नकाल चला रहे थे। हम तो हंगामा, इसे आपने कहा था आज चर्चा कराएंगे, फिर आप प्रश्नकाल चला रहे थे। प्रश्नकाल में हंगामा हुआ ना। आप ये देश को क्यों नहीं बताते हो कि आप नौटंकी? प्रश्नकाल से परहेज है आपको? प्रश्नकाल से परहेज है? 1 घंटे का प्रश्नकाल होता है, उससे परहेज है आपको? जब आपने चर्चा मतलब रखी है, टाइम बर्बाद कर देंगे लेकिन प्रश्नकाल नहीं चलने देंगे, ये रवैया? नहीं सर, महत्वपूर्ण ये है कि अगर आपने चर्चा रखी है तो हमको विश्वास में लीजिए ना सर। जब आपने ये कहा कि सत्र की शुरुआत जिस समय तय हुई थी उस समय ये तय हुई थी, प्रश्नकाल के बाद हम लोग करेंगे चर्चा। नहीं सर, ये नहीं हुआ था सर। अरे 12 बजे से 12 बजे से चर्चा शेड्यूल है भाई सर। नहीं, 11 बजे से सर। 12 बजे से ऐसा कैसे हो सकता है? ये बीएससी तय करती है साहब, ये बीएससी तय करती है जिसमें आपके लोग भी होते हैं कांग्रेस पार्टी के भी। अब आरपी सिंह जी को जरा बोल लेने दीजिए। आरपी सिंह जी बोलिए। हाँ बोलिए सर। पहलगाम पर जरूर बताइए कुछ। 5 आतंकी कहाँ के थे, पाकिस्तान के कि भारत के? हाँ, वो तो चिदम्बरम जी ने बोल दिया, बाकी आरपी सिंह जी को बोलने दीजिए। हाँ सर, ये बताया ना, ये लोग गुमराह करते, स्केच भी फर्जी। बोलिए आरपी सिंह जी। आरपी सिंह जी, अब कल को उसी को आतंकी का चुनाव लड़ा देंगे। आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी को बोलने दीजिए। लालचंद जी, मेरी दिक्कत है, मैं ना बीच में टिकट टिप्पणी करता नहीं, और बीच में अच्छी आदत नहीं है ये। असल में ये 55 साल का जो उनका नौजवान है ना, इसने इनको सिखा दिया कि आप डिबेट पे जैसे संसद में नहीं चलने देना, वैसे डिबेट भी मत चलने दो। ये इनके 55 साल के नौजवान ने इनको सिखा दिया। तो क्या करें, मजबूरी इनकी। जवाब दे दीजिए अब। हाँ, कि इनकी मजबूरी है, क्योंकि जब बीएससी की मीटिंग हुई, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग, उसमें सब चर्चा हुई, किस विषय पे चर्चा होगी, क्या डिबेट का टॉपिक होगा, सब चर्चा हुई। मैं वही कर रहा हूं। और वो सर्कुलेट हुई है। मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ डिबेट के दौरान कॉपी मंगवा दूं आपको, जो सर्कुलेट हुई है, ताकि इनकी जानकारी में आ जाएगा। करे क्या ये उस पार्टी को बिलोंग करते हैं। 55 साल का एक नौजवान है जिसको अब तक ये नहीं समझा कि राजनीति कैसे होती है, पार्लियामेंट कैसे चलती है, और पार्लियामेंट के अंदर किस पर कैसे चर्चा होती है। वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ भी झूठ परोसना, इसी प्रकार जैसे संदीप जी यहाँ बैठे बैठे झूठ परोस रहे हैं, एक के बाद एक झूठ परोस रहे हैं। और चर्चा जब ऑपरेशन सिंदूर पे हो रही है तो पहलगाम पर भी हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ था? पहलगाम की घटना का जवाब था पहलगाम का तो जिक्र आएगा ही। सही बात है। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम की घटना का जवाब था। ठीक है, मुंह तोड़ जवाब था भारत की सेना का। ठीक है, चर्चा चल रही है, चर्चा चल रही है, और बड़े बड़े नाम बोलने वाले हैं। राजेश बता भी रहे थे, तो हम इस पर बताते रहेंगे। फिलहाल समय की कमी है, फिलहाल समय की कमी है इस चर्चा में। भाजपा के कार्यालय फिलहाल समय की कमी है। संसद में पूरा स्पेस है, बोलिए जाकर। संसद में पूरा स्पेस है। शुक्रिया, शुक्रिया आरपी सिंह जी, शुक्रिया, शुक्रिया संदीप जी, शुक्रिया राजेश जुड़ने के लिए, शुक्रिया, और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक हम बाद में लेंगे। पहले आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में क्या कुछ चल रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भाषा वाला कार्ड खेल रही हैं एक बार फिर से। और ये क्यों? ताकि जो घुसपैठियों का मुद्दा, धरपकड़ का मुद्दा है, एसआईआर का मुद्दा है, उसको ढकने की कोशिश है क्या? क्योंकि बंगाली अस्मिता और भाषाई अधिकारों को लेकर ममता बनर्जी का आज से भाषा आंदोलन है। आज से ममता बनर्जी बोलपुर से, पश्चिम बंगाल के बोलपुर से कर रही हैं भाषा आंदोलन की शुरुआत। इस आंदोलन की घोषणा ममता ने 21 जुलाई को कोलकाता के धर्मतला शहीद मंच से की थी। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की धरपकड़ को ममता बनर्जी ने चुनावी मुद्दा बना लिया है। चुनाव आयोग द्वारा होने जा रहे एसआईआर से क्या घबराई हुई है ममता बनर्जी? यह सवाल उठ रहा है। ममता बनर्जी दे चुकी हैं चुनाव आयोग को इस मामले पर खुली धमकी भी। अपने वोट बैंक को बचाने के लिए ममता बनर्जी ने खेला है क्या बांग्ला भाषा का कार्ड? बीजेपी आरोप लगा रही है कि पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों को बचाने की ममता की कवायद है ये। साथ ही बीजेपी ने कहा कि पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाने की साजिश कर रही है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी बांग्ला भाषा के नाम पर कर रही है आंदोलन और राजनीति, लेकिन जब इमामों के साथ मिलती हैं तो मुलाकातों के दौरान उर्दू का धड़ल्ले से इस्तेमाल करती हैं। तो ऐसे मौकों पर ममता बनर्जी को बांग्ला की याद नहीं आती।
तो सवाल उठ रहा है क्या तुष्टीकरण के लिए उर्दू इस्तेमाल करती है? तो फिर ममता का बांग्ला भाषा कार्ड क्या सिर्फ घुसपैठियों को बचाने के लिए है? लेकिन ये सब ममता बनर्जी कर क्यों रही हैं? जरा ममता बनर्जी का एक बयान सुनवाते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग द्वारा राज्य में एसआईआर करवाने पर चुनाव आयोग को घेराव करने की धमकी दी थी। सुनिए जरा। चेयर को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम काटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे। ममता की धमकी तो आपने सुन ली, अब भाजपा नेता को सुनिए। भाजपा नेता और वहां पर नेता प्रतिपक्ष जो विधानसभा में है, शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों को वोटर लिस्ट से बाहर निकाल के ही छोड़ेंगे। बांग्लादेशी मुसलमान, घुसपैठिया और रोहिंग्या है, ये लोग को पहले वोटर लिस्ट से हटाओ, उसका बाद उस लोग को पुशबैक करके सुंदरवन में थ्रो कर दो। प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं वहां पर कि संविधान के मुताबिक कार्रवाई होगी ही घुसपैठियों के खिलाफ। और टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बांग्लादेशियों के नाम वोटर लिस्ट में होने पर बॉर्डर पर बीएसएफ को दोष दे दिया कि बीएसएफ देखती है बॉर्डर। अगर बाहर से कोई आदमी आया है, वो आपका घर से तो कूद के मेरा घर नहीं आया होगा, वो बांग्लादेश का बॉर्डर से बॉर्डर होते हुए इंडिया में आया हो, तो बॉर्डर का जिम्मेदार कौन है? बीएसएफ है। किसके अधीन है? गृह मंत्रालय के अधीन है। जुड़ रहे हैं कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी इस मुद्दे पर और ज्यादा बात करने के लिए। दादा, बांग्ला की शरण में एक बार फिर से, क्योंकि जिस तरह का ये मुद्दा है और जिस तरह का कमिटमेंट बीजेपी दिखा रही है, प्रधानमंत्री कह चुके हैं, और जो संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग है और सुप्रीम कोर्ट है वो तो हम देख ही चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी इसको एक कवर के तौर पर, एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए आज से निकल पड़ी है भाषा आंदोलन को लेकर। देखिए लालचंद, आपने एक जो बाइट दिखाया, ये सुनाया हमारे लोगों को ममता बनर्जी का, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन घेराव करने की बात की है। उसी तरह से आज थोड़ी देर पहले बीरभूम में उन्होंने उनका तथाकथित भाषा आंदोलन की पहला जुलूस निकाली थी, और उसमें उन्होंने बता दिया कि जो बीएलओ होंगे ना, जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स है, ये इस तरह से एसआईआर या किसी भी चुनाव सूची के ऊपर काम करता है, उनको सीधी तरह से उन्होंने धमकी दे दी है कि भाई आप प्रदेश सरकार की एम्प्लॉय हो, संभाल के चलिएगा। आपको ये मैं बता दे रहा हूं कि आज ऑफिसर्स है, इलेक्शन कमीशन है, कल वो नहीं होंगे, तो आप प्रदेश सरकार की एम्प्लॉयज है, आप समझ लीजिए कि आप इसमें कहां तक इसमें काम करेंगे, कहां तक नहीं करेंगे। मतलब मुझे पता नहीं, अगर इस तरह की बातें तृणमूल कांग्रेस के बारे में हम कहते तो अभी तक मैं तो किसी लोकल थाने के अंदर या जहां पे होते उसके बारे में शायद परिवार को या प्रसार भारती को कोई पता नहीं होता। लेकिन कोई चुने हुए, संविधान का शपथ लिए हुए किसी इंसान इस तरह से बात कह सकता है, इस तरह से धमकियां दे सकते हैं, मुझे तो इसके बारे में पता नहीं। इसकी नाम अगर डेमोक्रेसी है तो बंगाल में डेमोक्रेसी है। उन्होंने सीधी तरह से बीएलओ, जितने सारे हजारों बीएलओ हैं, सारे बीएलओ को ये धमकियां दे डाली है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज लालचंद की आगे जाके ये धमकियां किस स्तर पर पहुंचने वाला है। ठीक है, आज समय की कमी है दादा, फिलहाल यहीं पर शुक्रिया आपको अदा करूंगा। आगे फिर हम लोग इस पर जरूर चर्चा करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब एक और मुद्दे की बात कर लेते हैं कि खड़गे जी का कितना पुराना दर्द छलका है। दरअसल बेंगलुरु के विजयपुरा की एक सभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का 25 साल पुराना दर्द छलक गया। कर्नाटक में सिद्धारमैया बनाम डीके शिवकुमार के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर छिड़ी बहस के बीच खड़गे का मुख्यमंत्री ना बन पाने का दर्द कांग्रेस की अंदरूनी सियासत को एक्सपोज कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि एक विधायक दल के नेता के रूप में मैंने सत्ता में आने के लिए हर संभव प्रयास किया था। उस समय आखिरकार सरकार बन भी गई,
लेकिन जैसे ही हम सत्ता में आए, SM कृष्णा जो सिर्फ 4 महीने पहले ही सत्ता में आए थे, मुख्यमंत्री बन बैठे। मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। आखिर विधायक दल के नेता होने के बावजूद खड़गे क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन पाए, इस सवाल का जवाब खुद खड़गे ही दे रहे हैं। कह रहे मैंने 5 साल अथक परिश्रम किया लेकिन मुख्यमंत्री कोई और बन गया। तो जाहिर है कि यह बात कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गांधी परिवार के वफादार मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी लागू होती है, जिन्होंने हाल ही में इस बात पर अफसोस जताया। SM कृष्णा 1999 से 2004 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। खड़गे ने उनके और अन्य मुख्यमंत्रियों के अधीन एक मंत्री के तौर पर काम किया, लेकिन जातीय समीकरण में वो कभी फिट बैठे नहीं। साल 2022 में खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष। राजनीतिक पंडित बताते हैं कि खड़गे की वरिष्ठता और योगदान के बावजूद SM कृष्णा मोखालिका समुदाय से होने के कारण उस समय मुख्यमंत्री बन गए थे। इस समय का एक ब्रेकिंग न्यूज, और ब्रेकिंग न्यूज खेल की जगत से शतरंज की बिसात से कि महिला शतरंज विश्व कप में भारत ने इतिहास रच दिया है और दिव्या देशमुख ने यह महिला शतरंज विश्व कप जीत लिया है। दिव्या देशमुख बनी है महिला शतरंज विश्व कप की विजेता। दिव्या देशमुख ने टाई ब्रेकर में कोनेरू हम्पी को हराया। कोई भी जीती तो भारत ही जीता, जाहिर सी बात है, लेकिन दिव्या देशमुख महिला शतरंज विश्व कप में कोनेरू हम्पी दूसरे स्थान पर रही और दिव्या देशमुख पहले स्थान पर। तो दिव्या देशमुख ने महिला शतरंज विश्व कप में इतिहास रच दिया है। और बहुत ही रोचक बात थी कि पहली बार दोनों भारतीय थी, 2 भारतीयों के बीच ये खिताबी मैच खेला गया। किसी एक को जीतना था, दिव्या जीत गई और कोनेरू हम्पी दूसरे स्थान पर रही। दोनों बहुत बड़ी नाम है शतरंज की बिसात की, महिला शतरंज की बिसात की, दोनों बहुत बड़ी नाम है। लेकिन दिव्या देशमुख इस बार चैंपियन बनी और कोनेरू हम्पी दूसरे नंबर पर रही। पहली बार 2 भारतीयों के बीच यह खिताबी मैच जिसमें दिव्या देशमुख चैंपियन बनी और कोनेरू हम्पी दूसरे स्थान पर रही। दोनों का प्रदर्शन जबरदस्त था इस शतरंज विश्व कप में और दोनों फाइनल में पहुंची थी। और फाइनल राउंड में दिव्या देशमुख के हाथ ये बाजी लगी। शतरंज की बाजी है, शतरंज की बिसात है, ये बाजी कहीं भी पलट जाती है, कहीं भी लग जाती है। शहमाद का खेल चलता है। दिव्या देशमुख इसमें क्वीन बनकर के उभरी, आप कह सकते हैं कि शतरंज की क्वीन दिव्या देशमुख ने महिला शतरंज विश्व कप जीत लिया कोनेरू हम्पी को हराकर। कोई भी जीतती तो भारत तो चैंपियन बनता ही, क्योंकि दोनों खिलाड़ी भारत की ही हैं, दोनों फाइनल में भिड़ी थी और दोनों में से कोई भी जीते भारत की जीत है। तो दिव्या देशमुख वो नाम जिसने महिला शतरंज विश्व कप में इतिहास रच दिया। फिडे महिला शतरंज विश्व कप में दिव्या देशमुख जीत गई हैं। पहली बार दोनों खिलाड़ी भारतीय थी जिनके बीच की ये खिताबी मैच खेला गया शतरंज की बिसात पर। और शतरंज जैसा कि आप जानते हैं एक बहुत ही रोचक और जिसे कहते हैं कि बिल्कुल दिमाग का खेल है। इसमें दिव्या देशमुख फिलहाल कोनेरू हम्पी पर भारी पड़ती हुई और खिताब पर अपना कब्जा करती हुई पहले स्थान पर रही दिव्या देशमुख और दूसरे स्थान पर कोनेरू हम्पी। शिशिर हमारे साथ, सुशील कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं जो खेल की खबरों पर बहुत पैनी नज़र रखते हैं और जाहिर सी बात है कि शतरंज की बिसात पर भी बहुत पैनी नज़र रखी होगी सुशील ने। उनके पास सीधे जुड़ते हैं। सुशील बताइए किस तरह से दोनों चैंपियन, चाहे कोई भी जीतती भारत ही जीतता, लेकिन दिव्या भारी कैसे पड़ी कोनेरू हम्पी पर? कोनेरू हम्पी भी बहुत बड़ी नाम है। जी बिल्कुल राजन जी, जैसा कि हमने देखा आज का दिन भारत के लिए एक बड़ा दिन है, भारतीय चेस के लिए भी एक बेहतरीन दिन के रूप में आज का दिन बनकर आया है। फाइनल में 2 चेस खिलाड़ी दोनों अपने दमदार प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए जिस तरह से खिताबी मुकाबले में भिड़े, लगातार हम 26 तारीख से हम देख रहे हैं, परसों से मुकाबला चल रहा है। आज टाई ब्रेकर में जो है इसका फैसला आया। दुनिया भर की निगाहें थी इस फैसले पे कि कौन बनेगा शतरंज और फाइनली
दिव्या देशमुख ने बाजी मारते हुए शतरंज महिला विश्व कप के खिताब पर कब्जा जमा लिया। बेहतरीन प्रदर्शन रहा। इस अगर पूरे टूर्नामेंट को देखें, इस पूरे भारत के कैंपेन को देखें तो 4 खिलाड़ी जो है इस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल पहुंचे। ऐतिहासिक रहा, कई मायनों में ऐतिहासिक रहा ये सफर भारत का, क्योंकि हर स्टेज पर देखा हमने कि भारतीय खिलाड़ियों ने एक रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया। एक साथ 4 खिलाड़ी पहुंचे हमारे क्वार्टर फाइनल में। उसके बाद 2 खिलाड़ी सेमीफाइनल पहुंचे, उन्होंने इतिहास रचा। पहली बार 2 खिलाड़ी फिडे महिला विश्व कप के सेमीफाइनल पहुंचे। फिर फाइनल में 2 खिलाड़ी, वो भी भारत के। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बेहतरीन मौका था खिताब अपने नाम करने के लिए। अगर कोई हारता या कोई जीतता, फाइनली खिताब भारत के ही खाते में आता। और रही इन दोनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन की बात, तो भारत में जिस तरह से खेल को लेकर के माहौल बदल रहा है, हम देख रहे हैं कि न सिर्फ शतरंज, हर खेल में एक अलग ही उत्साह है युवाओं में। और ये हमने शतरंज के खेल में भी देखा कि जिस तरह से पिछले कुछ समय में अगर आप नजर दौड़ाएं तो कई हमारे पास युवा सितारे हैं शतरंज के, चाहे महिला वर्ग में देखें, चाहे आप पुरुष वर्ग में देखें, लगातार बेहतरीन प्रदर्शन सामने आ रहा है। और यही वजह है कि आज इतने बड़े मंच पर भारत के 2 बड़े खिलाड़ी आपस में भिड़े, फाइनल में भिड़े। आप देखिए वर्ल्ड कप जैसा बड़ा मंच, और आपके पास रनर अप भी है और विजेता भी है। तो कहीं ना कहीं भारत के खेल परिदृश्य को देखते हुए, चाहे चेस की बात हम करें, तो बड़ा दिन है। निश्चित तौर पर आज भारत के लिए बड़ा दिन है। बिल्कुल, लेकिन बड़ा दिन है। जिस तरह से ये खेल विश्व कप में दोनों खिलाड़ी खेल रही थी, सुशील आपने बारीकी से नजर रखी होगी। आपको क्या लगता है कि दिव्या देशमुख के पक्ष में वो कौन सी बात आपको दिखाई पड़ रही थी, और क्या पहले से दिखाई पड़ रही थी इस विश्व कप के दौरान, जिसमें वो कोनेरू हम्पी पर भारी पड़ी? बिल्कुल अचल जी, देखिए अगर हम इन दोनों खिलाड़ियों के बीच के अगर मुकाबले की बात करें, जो एक स्पर्धा थी दोनों खिलाड़ियों के बीच में, तो ये 2 खिलाड़ी एकदम दोनों अलग अलग हम इनको मान सकते हैं। कोनेरू हम्पी एक बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है चेस की, वहीं दिव्या देशमुख एक युवा खिलाड़ी है, 19 साल की। इनकी उम्र 19 साल है, और वहीं कोनेरू हम्पी की जो उम्र है वो है 38 साल। तो दोगुने उम्र के खिलाड़ी के साथ ही युवा खिलाड़ी भिड़ा था। लेकिन हमने जो मुकाबले के दौरान जो हमने चीज नोटिस की, दिव्या में वो गंभीरता नजर आई, हमें वो धैर्य नजर आया। अगर हम मूवमेंट की बात करें, जो मूव थे इन दोनों खिलाड़ियों के बीच के, तो कहीं ना कहीं कोनेरू हम्पी का हर मूव एक ज्यादा वो सोच समझ नहीं रही थी। उनका डिसीजन बहुत क्विक था। वहीं दिव्या को हमने देखा तो लगभग समझिए कि वो 2 गुना समय ले रही थी उनके हर मूव पे। और बाकी उनका जो बॉडी लैंग्वेज की भी अगर हम बात करें, तो एक लग रहा था कि वो बहुत कंफर्टेबल है। उनका हर एक डिसीजन जो था बहुत ही मैच्योर डिसीजन के रूप में सामने आता है। गलतियां बिल्कुल भी उन्होंने एक भी नहीं की। हालांकि पूरे मुकाबले के दौरान कोनेरू हम्पी के पाले से कई गलतियां हुई, जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया और अपने धैर्य और अपनी समझ का परिचय देते हुए उन्होंने एक कड़े मुकाबले के बीच में मुकाबला ये खिताब अपने नाम करने में सफलता हासिल की। बिल्कुल, देखिए कोनेरू हम्पी, ये बात सही है कि दूसरे नंबर पर अभी हैं, लेकिन जाहिर सी बात है सुशील कि दोनों खिलाड़ी खिताबी मुकाबले तक पहुंची थी। कोनेरू हम्पी का भी जबरदस्त खेल इस विश्व कप में रहा है। कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर ये दोनों खिलाड़ी बाकी सभी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों पर भारी पड़ी? बिल्कुल कई बातें हैं, जैसे कि जो चेस का भी दौर चल रहा है भारत में, चेस भारत की ही देन है। चतुरंग के नाम से हमने शुरू किया और आज चेस के नाम से सब दुनिया जान रही है। कहीं ना कहीं भारत का युवा वर्ग हो, चाहे हमने वो दौर भी देखा था, विश्वनाथन आनंद का जो दौर था, कैसे भारत का दबदबा था पूरी दुनिया में। और इसके बाद ये लगातार ये दौर आगे बढ़ता गया। कोनेरू हम्पी आई, उसके बाद और भी तमाम तरह के खिलाड़ी आए। कहीं ना कहीं एक भारत के चेस की तैयारी जो इस लेवल की है, जो कि आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक सफल खिलाड़ी के रूप में सामने आ रही है। कोनेरू हम्पी की अगर बात करें तो बहुत ही जो है अनुभवी खिलाड़ी है। इनका जो इनके चेस की यात्रा कहें हम, चाहे इनका करियर कहें, बहुत ही उतार चढ़ाव भरा रहा। कई दफा से मुकाम भी आए जब इन्होंने सोचा कि ये चेस को जो है अलविदा कह दें, संन्यास दे दें, लेकिन
लेकिन उतार चढ़ाव इन्होंने अपना फैसला बदला और उसके बाद कई बड़े मंच पर इन्होंने खिताब और इनाम करने में सफलता पाई और लास्टली आज वो मौका भी आया कि ये फिडे महिला चेस विश्व कप के मंच पर आकर नया कीर्तिमान रचने में कामयाब हुई। रनर अप रही हैं और एक कड़े मुकाबले के बीच में रनर अप रहना भी एक बड़ी बात है राजू। निश्चित तौर पर, और दोनों ने भारत का नाम ऊंचा किया है, चाहे दिव्या देशमुख हो या कोनेरू हम्पी हो, दोनों बेटियों ने भारत का नाम ऊंचा किया है विश्व शतरंज चैंपियनशिप में। और इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी और विश्लेषण के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।